जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि जो हम यूपी ट्रिपल एस सी 1 दरोगा की परीक्षा है उसके लिए हम जो चैप्टर वाइज अपनी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो सीरीज है ये हमारी जो ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस की जो बुक है उससे की जाएगी। तो इसमें हम चैप्टर वाइज जो हमारा सिलेबस है, टोटल जो 26 चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को एक एक लेक्चर में हम देखते चले जाएंगे। और इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए इसका जो सिलेबस है आपको यहाँ भी दे रखा है, अलग से हमने बता भी दिया है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे जो अपना चैप्टर 1 है राष्ट्रीय वन नीति, उसको देखें। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है राष्ट्रीय वन नीति, इसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट। सन 1855 ईस्वी में पूरे देश में लॉर्ड डलहौजी ने वनों के संरक्षण हेतु नियम बनाए थे। और 1855 में पेगू के जो वन अधीक्षक थे कौन, डॉक्टर क्लेलैंड की सिफारिश पर भारतीय वानिकी चार्टर की उद्घोषणा की गई थी। तो महत्वपूर्ण क्या की, भारतीय वानिकी चार्टर कब बना था, 1855 में। और किसकी सिफारिश पर बना था, तो डॉक्टर क्लेलैंड की सिफारिश पर बना था। ये सारे महत्वपूर्ण है, जिसको हाईलाइट करते चले जा रहे हैं आप उसको नोट करते चलिएगा। अगला आपका अप्रैल 1864 को डेट्रिच ब्रैंडिस की नियुक्ति भारत के पहले महावन निरीक्षक के पद पर की गई। और भारत में इन्हें भारतीय वानिकी का पिता कहा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन भारतीय वानिकी के पिता है, तो डेट्रिच ब्रैंडिस। और कब इनकी नियुक्ति हुई थी, अप्रैल 1864 में। इसके बाद नेक्स्ट है, इस नियम के तहत मालाबार की पहाड़ियों में बबूल और नीलगिरी के पेड़ लगाए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट है 1865 और 1878 में वन अधिनियम का निर्माण किया गया। और जो सबसे पहली जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी वो आई थी आपकी 1894 में लॉर्ड एलिगिन सेकंड के टाइम में। ये दोनों फैक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वायसराय लॉर्ड एलिगिन सेकंड ने सन 1894 में पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की थी और सभी प्रांतों में वन विभागों की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1927 में 1927 में एक और कानून बनाया गया जिसे लागू करने के बाद देश का अधिकांश वन क्षेत्र राज्य द्वारा नियंत्रित आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट एवं सुरक्षित क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्र के रूप में प्रोजेक्टेड फॉरेस्ट सरकार के अधीन आ गया। तो जो महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, स्वतंत्रता से पूर्व भी हमारी एक राष्ट्रीय वन नीति थी जो आई थी। सबसे पहले कब आई थी, 1894 में। उस टाइम वायसराय कौन थे, तो उस समय वायसराय थे आपके लॉर्ड एलिगिन सेकंड। इसके बाद आगे हम देखते हैं जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति आई थी जो पहली स्वतंत्रता के बाद 1992 में आई थी। तो आज़ादी के बाद वर्ष 1952 में पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के तहत देश के 1/3 लगभग 33% भौगोलिक क्षेत्र तथा पर्वतीय भागों में 60% और मैदानी भागों में 20%। ये डाटा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि पर्वतीय भागों में कितना, तो पर्वतीय भागों में 60% एरिया पे और जो मैदानी भाग थे उसमें 20% एरिया पे वनों का विस्तार आवश्यक माना गया। इसमें जो वन थे उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया। किसमें किसमें, संरक्षण वन, राष्ट्रीय वन और ग्रामीण वन में विभाजित किया गया। इसने चारागाहों और लकड़ी के विस्तार पर जोर दिया। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसके उद्देश्य पूछ लेता है, इसका फोकस पूछ लेता है, किस किस एरिया पे इसने फोकस किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो चारागाहों के विस्तार पे और लकड़ी के विस्तार पर भी जोर दिया गया था। इसके अलावा नदियों और नहरों के किनारों पर, सड़कों पर, रेल मार्गों पर, कृषि योग्य कचरे पर और अवक्रमित क्षेत्रों पर इसने वृक्षों की भूमि का विस्तार करने की भी सिफारिश किया था। अगला जो है इस नीति का जोर खानाबदोश लोगों का मार्गदर्शन के माध्यम से कृषि को स्थानांतरित करने की प्रथा से दूर करने से था। इसके बाद नेक्स्ट था, इसने वन प्रशासन की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त वन कानून होने पर भी बल दिया था और इसने आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों पर भी जोर दिया। वनों की कटाई को नियंत्रित करने पर जोर दिया गया और इसने लोक कल्याण को बढ़ावा देने की प्राथमिकता दी। अगला जो था, ग्रामीणों को लकड़ी तक पहुंच पर बल दिया। तो इस मुख्य जो उद्देश्य थे ये राष्ट्रीय वन नीति 1952 की, उसको है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आते हैं। इसके बाद जो अगली हमारी राष्ट्रीय वन नीति आई जिसको हम नई राष्ट्रीय वन नीति के नाम से जानते थे, तो ये आई हमारी 1988 में। और ये जो वन नीति आई इसके अंतर्गत ही क्या जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ, तो 1988 वाली जो नई राष्ट्रीय वन नीति आई थी उसके अंतर्गत स्टार्ट हुआ। और वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन आदि उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक पूल का संरक्षण करना भी
इसका उद्देश्य था देश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर वन आरोपण करना भी इसके उद्देश्य में शामिल था, जो कि हमारा पिछला वाला जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1952 वाली, उसमें भी यही थी। और ये जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1998 वाली, कई बार डेट पूछ लेता है, तो कौन सी डेट हो जाएगी आपकी? 7 दिसंबर 1988 को आई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो वन नीति आई, नई राष्ट्रीय वन नीति आई 2016 में, 24 जून 2016 को इस नीति का सुझाव जनता के सामने प्रकट किया गया था। इस नीति के तहत 1/3 वन क्षेत्र का लक्ष्य यथावत रखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में 2/3 वन क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, नागरिकों पर हरित कर का आरोपण किया गया और इको टूरिज्म को विकसित करने का काम स्टार्ट हुआ। तो इको टूरिज्म कहाँ कब स्टार्ट हुआ? आपका जो नई राष्ट्रीय वन नीति थी 2016 वाली, उसमें। इसके बाद नेक्स्ट है, वन को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया गया और इसमें वुड इज गुड की नीति अपनाई गई। महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि वुड इज गुड नीति किसमें आई थी? तो 2016 वाली जो राष्ट्रीय वन नीति थी उसमें आई। और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के बोर्डों द्वारा वन संबंधी प्रबंधन भी स्टार्ट किया गया। इसके बाद अगली जो राष्ट्रीय वन नीति थी, ये थी आपकी 2018 की। यह वन नीति राष्ट्रीय वन नीति 1988 वाली जो थी उसकी जगह लेगी। पारिस्थितिकी सुरक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के कुल भू क्षेत्र के कम से कम 1/3 भाग पर वन और वृक्ष आच्छादित करने की आवश्यकता है। अगला जो है, कार्बन स्थिरीकरण और जैव विविधता में वनों का योगदान अति महत्वपूर्ण है, जो इनके संरक्षण हेतु नीति निर्माण की महत्ता को दर्शाता है। तो ये दोनों मुख्य उद्देश्य थे जो राष्ट्रीय वन नीति 2018 वाली थी उसके। इसके बाद हम देख लेते हैं जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 वाली, ये हर 2 साल में प्रकाशित की जाती है। इसके बारे में तो ये थी हमारी 17वीं वन रिपोर्ट ISFR 2021। इसको 13 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। और दोस्तों यही आपको बताना चाहूँगा कि इस पर एक फुल डिटेल्ड वीडियो हमने बना रखा है, राष्ट्रीय जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है उस पर आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, उस पर डिटेल में सारी जो मैंग्रोव्स हो गए या बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं, जो आपके फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट कवर हैं, जो आपके मेगा सिटीज़ हैं उनमें जो फॉरेस्ट का हुआ है, सब कुछ उसमें बताया गया है। आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। तो इसमें बताया गया जो भारत का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है वो कितना है? 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये टोटल क्षेत्रफल का कितना है? 21.71% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षारोपण की क्षेत्रफल कितना है? 95,748 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों ऊपर जो ये 21.71% था, ये पुराना डाटा था। जो नया डाटा है उसके हिसाब से जो हमारा आप टोटल परसेंटेज एरिया कितना हो गया? 24.62% है। आपका टोटल जो फॉरेस्ट और वृक्ष दोनों को मिला के, जो फॉरेस्ट और जो ट्री कवर होता है, इन दोनों को मिला के जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इतना एरिया हो जाएगा। और ये जो 21.71% जो यहाँ डाटा दिया था, तो ये 21.71% क्या है? सिर्फ आपका जो टोटल जो फॉरेस्ट कवर है इसमें आ जाएगा, जो टोटल फॉरेस्ट है। जो ट्री कवर को जब मिला देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 24.62%। तो ये दोनों डाटा महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट के 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षारोपण कितना है? 95,748 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं अपना अगला ISFR 2021 के अनुसार वनावरण और वृक्षावरण का कुल क्षेत्रफल 24.62% है, जो कि आगे यहाँ बताया गया, जिसमें देश के 21.71% भाग पर वनावरण तथा 2.91% भाग पर वृक्षावरण है। और 2021 वाली जो रिपोर्ट है उसके अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे फर्स्ट पे आपका मध्य प्रदेश, इसके बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर है आपका छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और उसके बाद महाराष्ट्र। कई बार जो परसेंटेज एरिया है, परसेंटेज के आधार पर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे फर्स्ट पे सर्वाधिक जो वनावरण है, फॉरेस्ट सर्वाधिक कहाँ पे है? मिजोरम में। मिजोरम आपका फर्स्ट प्लेस पे कितनी एरिया पे है? उसके 84.53% एरिया पे वहाँ पे वन है। सेकंड प्लेस पे आपका अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे है 79.33% एरिया पे। थर्ड पे आपका मेघालय, मेघालय में 76% वन है। मणिपुर में 74.34% और उसके बाद है नागालैंड, नागालैंड में 73.90% एरिया पे आपके वन पाए जाते हैं। इसके बाद 2019 की तुलना में देश में जो वनावरण है उसमें 1540 स्क्वायर किलोमीटर 0.22% तथा वृक्षावरण में 721 स्क्वायर किलोमीटर
0.76 तथा कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में 2261 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये सारे फैक्ट भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि वृक्षावरण में कितनी वृद्धि दर्ज की गई, एरिया वाइज या परसेंटेज वाइज, या वनावरण में कितनी वृद्धि दर्ज की गई, जो आपका फॉरेस्ट एरिया है उसमें कितनी वृद्धि दर्ज की गई, या टोटल जो आपका फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को मिला देंगे तो उसके बाद कितनी वृद्धि दर्ज की गई। तो ये सारे डाटा आप रट जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट है वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष जो 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है, ठीक है, सबसे अधिक तो आपका मध्य प्रदेश में, लेकिन जो पिछला रिपोर्ट से इस रिपोर्ट में जो वृद्धि हुई है सबसे अधिक हुई है आंध्र प्रदेश में, फर्स्ट प्लेस पे, वहाँ पे 647 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सेकंड पे आपका तेलंगाना में 632 स्क्वायर किलोमीटर। थर्ड पे आपका उड़ीसा में 537 स्क्वायर किलोमीटर। फोर्थ है आपका कर्नाटका 155 स्क्वायर किलोमीटर। और फिफ्थ है आपका झारखंड 110 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे वृद्धि हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जो 2021 के अनुसार 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। जो हमने डाटा रखा था कि लगभग जो 1/3 एरिया है, मतलब लगभग 33% एरिया पे आपका जो वन आच्छादित होना चाहिए, उसमें 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें 33% एरिया से अधिक पर आपका वन आच्छादित है। इसके बाद जो 5 आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, इनमें जो है भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से अधिक जो क्षेत्रफल है वो वनों से आच्छादित है। तो ये भी महत्वपूर्ण डाटा है। इसके बाद नेक्स्ट है देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल 4992 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब लगभग 0.15% है। और देश में सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। देश के टोटल मैंग्रोव का कितना 42.35% एरिया अकेले बंगाल में है। इसके बाद नेक्स्ट जो 2019 वाली रिपोर्ट थी उसकी तुलना में 2021 में मैंग्रोव के आवरण में 17 स्क्वायर किलोमीटर लगभग 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद जो हमारा अगला है कि जो हमारी सामाजिक वानिकी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय वन नीति में सामाजिक वानिकी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि लोगों के लिए लोगों के द्वारा वानिकी को क्या बोलते हैं हम? सामाजिक वानिकी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको डायरेक्ट आ सकता है कि सामाजिक वानिकी की परिभाषा क्या है, तो आप क्या होगा, लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा जो वानिकी की जाती है उसको बोलते हैं सामाजिक वानिकी। यह कार्यक्रम कनाडा तथा स्वीडन के तकनीकी सहयोग से संचालित हो रहा है तथा इसे जो वित्तीय मदद, जो फाइनेंशियल एड किससे मिल रही है? विश्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से। भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है किसकी सहायता से चल रहा है? तो वर्ल्ड बैंक की हेल्प से चल रहा है। उद्योगों के लिए कच्चा माल देना, वन क्षेत्रों का विकास करना, वनारोपण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर देना सामाजिक वानिकी के लक्ष्य हैं। तो इसके लक्ष्य भी पूछा जा सकता है कौन कौन है? कच्चा माल देना, वन क्षेत्रों का विकास करना, वनारोपण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर देना, ये सब इसके लक्ष्य हैं। इसके 3 घटक हैं, कौन कौन से? शहरी, सामुदायिक और कृषि। तो शहरी वानिकी में क्या क्या आता है? इसमें जो पार्क, सड़कें, औद्योगिक तथा जो व्यापारिक स्थल हैं, यहाँ पर जो पेड़ लगाए जाते हैं, ये सब आते हैं आपके शहरी वानिकी में। सामुदायिक वानिकी में जो सामुदायिक वृक्ष लगाए जाते हैं वो आते हैं। इसका लक्ष्य ये है कि भूमिहीन लोगों को भी वानिकीकरण से जोड़कर उन्हें भूस्वामियों की तरह फायदा प्राप्त कराना है। वहीं जो कृषि वानिकी है, इसके अंतर्गत क्या होता है? जो वानिकी और खेती साथ साथ चलती है उसको वानिकी द्वारा वाणिज्यिक व घरेलू आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। मतलब जो हमारी मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि पेड़ भी साथ साथ लगाते हैं, किनारे किनारे जो मेड़ होती है खेतों की मेड़, उस पर पेड़ लगा दिया और बीच में खेती कर रहे हैं। तो हमारी वानिकी भी उसके साथ साथ चल रही है और कृषि भी चल रही है, तो इसको बोलते हैं कृषि वानिकी। इसके बाद आगे है जो वनों से संबंधित संगठन है, उनको हम देख लेते हैं। तो सरकार ने वन नीति के अंतर्गत वन विकास हेतु निम्नलिखित कार्य किए हैं। क्या? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो इसका गठन कब हुआ? 17 सितंबर 1985 को। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी के विशेष प्रयास द्वारा किया गया। यह मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण एवं वन क्षेत्र का विकास करता है। वहीं अगला जो भारतीय वनस्पति की सर्वेक्षण है, तो इसका गठन 1890 में किया गया था। सबसे पुराना जो वनों से संबंधित हमारा जो इंस्टीट्यूट है यही है। और 1954 में पुनः इसका पुनर्गठन किया गया। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यह पादप संसाधनों पर वर्गीकी और वानस्पतिक अध्ययन करने वाले देश का शीर्ष संगठन है। यह सर्वेक्षण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रयोगशाला की स्थापना दिसंबर 1957 में कहाँ की गई? लखनऊ में की गई। जो उसकी प्रयोगशाला है वो कहाँ पे है? लखनऊ में। और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 4 क्षेत्र हैं, कौन कौन से? एक पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय आपका शिलांग में। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1956 को।
पश्चिमी क्षेत्र जो है वेस्टर्न वाला, वो है 12 दिसंबर 1955 को इस्टेब्लिश हुआ था और कहाँ पे, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद अगला जो है उत्तरी क्षेत्र, ये इस्टेब्लिश हुआ 1 अगस्त 1956 को, इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। और जो दक्षिणी क्षेत्र है उसकी स्थापना हुई थी 10 अक्टूबर 1955 को और इसका जो हेडक्वार्टर है कोयम्बटूर में। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके आगे जो भारतीय वन सर्वेक्षण है उसको हम देख लेते हैं। इसका गठन 1 जुलाई 1981 को किया गया और इसका जो मुख्यालय है ये भी देहरादून में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है, शिमला, बेंगलोर, नागपुर और कोलकाता में स्थित हैं। यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसके जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं कौन कौन से, पूर्वी क्षेत्र जिसका मुख्यालय कोलकाता में, मध्य क्षेत्र जिसका मुख्यालय नागपुर में है, उत्तरी क्षेत्र जिसका मुख्यालय शिमला में है और दक्षिणी क्षेत्र जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है, तो इसको जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी होती है इसरो की, उसके माध्यम से तैयार की जाती है। और ये बता ही दिया आपको कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट वाली होती है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके अंतर्गत आती है। इसके बाद जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है, तो ये जो संगठन है ये कहाँ पे है, कोलकाता में इसका मुख्यालय है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था आपका 1 जुलाई 1916 को। यह पशु विविधता के सर्वेक्षण संबंधी कार्य करता है और इसके जो 16 रीजनल सेंटर्स हैं, क्षेत्रीय कार्यालय है। इसके बाद नेक्स्ट है जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1982 में और यह एशिया का पहला संस्थान है जो अनुसंधान एवं केस स्टडी के आधार पर पढ़ाता है। और कहाँ पर यह, भोपाल में, मध्य प्रदेश में। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एशिया का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि आपका अनुसंधान एवं केस स्टडी के आधार पर पढ़ाई करवाता है। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना कब हुई, 1987 में की गई। इस अनुसंधान परिषद के अंतर्गत निम्नलिखित केंद्र कौन कौन से, सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्वासन केंद्र कहाँ पे, प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। और दूसरा है वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पे है, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में। तो ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, इन दोनों को आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगला है आपका राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। इसका गठन कब किया गया, 1976 में किया गया और इसका जो मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इसके 10 रीजनल सेंटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 1950 में जो कृषि मंत्री थे कौन, KM मुंशी ने अधिक वृक्ष लगाने के लिए एक आंदोलन स्टार्ट किया। उसका नाम क्या रखा, वन महोत्सव नाम रखा गया। और ये जो हर वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। इसमें अधिक से अधिक वृक्षों को लगाया जाता है। इस महोत्सव का लक्ष्य क्या होता है, मानव द्वारा लगाए गए वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना और जनता में वृक्षारोपण की आदत पैदा करना। तो ये महत्वपूर्ण हो गया। इसके बाद हम देखते हैं जो कुछ वनस्पतियाँ हैं, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि ये जो औषधि है ये वनस्पति किससे मिलती है। तो देखिए कुनैन मिलती है आपको, जो सिनकोना ट्री होता है उसकी छाल से मिलती है और किसके लिए उपयोग की जाती है, जो मलेरिया रोधक दवाई होती है। कोकेन क्या होता है आपका, कोको वृक्ष से मिलती है और ये क्या करती है, जो दर्द निवारक की तरह काम करती है। नेक्स्ट है आपका कैफीन, ये चाय और कॉफ़ी में प्राप्त होती है और ये क्या करती है, स्फूर्ति लाती है। इसके बाद टेट्रासाइक्लिन, ये क्या होता है, बैक्टीरियम इसका वानस्पतिक स्रोत है और ये क्या है, जीवाणुनाशक है। नेक्स्ट आपका पेनिसिलिन, ये पेनिसिलियम नामक जो कवक होता है उससे प्राप्त की जाती है और ये भी जीवाणुनाशक तथा जीवाणुरोधी है। इसके बाद नेक्स्ट है पपैन, पपैन मिलता है आपका पपीता से और ये क्या, पाचक, अत्यधिक पाचक है। नेक्स्ट है आपका मार्फिन, ये मिलता है पोस्ता से और ये पीड़ाहारी दर्द निवारक के रूप में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट है आपका मेंथाल, ये मिलता है मेंथा से और ये बाहरी त्वचा पर लगाने और दर्द को कम करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोपिन, ये किससे मिलता है, बेलाडोना से, ये भी क्या है, दर्द निवारक तरह उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगले कुछ भारत के प्रमुख वन संस्थान एवं उनके मुख्यालय हैं, इनको देख लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस को। तो सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन संस्थान कहाँ पे है, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ पे है, कोलकाता में। वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पे है, कोयम्बटूर में है। अगला है आपका उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान है आपका जबलपुर में। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क प्रदेश वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जोधपुर में। और नेक्स्ट है आपका वर्षा एवं आर्द्र पर्णपाती वन संस्थान कहाँ है, जोरहाट, जोरहाट कहाँ है आपका, आसाम में। नेक्स्ट है आपका भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पे, देहरादून, उत्तराखंड में। और इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, ये भी देहरादून, उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपका जो काष्ठ विज्ञान, जो लकड़ी वाला जो होता है, काष्ठ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, यह बेंगलोर में, जिसको बोलता है वुडन वाला। नेक्स्ट आपका
शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र है आपका शिमला में, और राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र है आपका पोर्ट ब्लेयर में। प्रवाल भित्ति मतलब आपका जो कोरल रीफ्स होंगे उनका जो अनुसंधान केंद्र है वहाँ। इसके बाद हम देख लेते हैं इसी के आधार पर कुछ अपने जो मल्टीपल क्वेश्चन हैं उनको। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन संवर्ग नहीं है। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है वह राष्ट्रीय वन नीति 1952 में नहीं आया था। उसमें कौन कौन आ गए थे? राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन और ग्राम वन बताया गया था आपको। अगला है सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण कौन सा है? तो जो खेजरी वृक्ष होता है वह आता है आपका बहुउद्देशीय वृक्ष की तरह यूज किया जाता है। अगला है राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से देखना था। पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, तो देखिए ये तो था सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना, यह भी था, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन 2 और 3 होगा। तो इसके देख लेते हैं क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन 2 और 3 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? 24.62% है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य का अधिकतम वन क्षेत्र उसमें है? तो आपका मिजोरम में, आपको अभी बताया गया। वनों का महत्व का कारण क्या है? तो इनको ग्रीन गोल्ड बोला जाता है। और WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड लाइफ फंड। इसके बाद नेक्स्ट है, जो काले वन है, जो ब्लैक फॉरेस्ट हैं, कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो यह है देहरादून में। ऊपर आपको पढ़ाया गया, सारे क्वेश्चन आपके जो ऊपर पढ़ाए गए हैं उसी से है। एक बार हमारा इस तरह से रिवीजन हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित राज्य समूहों में से किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक एरिया पे है? तो आपको बताया गया किसमें, इसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। इसके बाद ऊपर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1/3 भाग पर वन रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात तट के किनारे दूसरा सबसे बड़ा तट है। पहला कहाँ पे है? जो हमारा वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन वाला एरिया है वहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो कहाँ पाया जाता है? आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इसके बाद नेक्स्ट है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। और अगला है, आज़ादी के बाद किस वर्ष में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई? तो 1952 में। अगर ये पूछ दिया जाए कि सबसे पहली राष्ट्रीय वन नीति कब की गई थी, तो कब की गई थी? 1894 में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, वन आवरण में वृद्धि की दृष्टि से कौन सा राज्य टॉप पे है? तो टॉप पे था आपका आंध्र प्रदेश। सेकंड पे कौन था? सेकंड पे था आपका तेलंगाना। तो ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वनस्पति की सर्वेक्षण के कितने क्षेत्र हैं? तो 4 क्षेत्र हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, यह कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है कोलकाता में। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का संगठन कब किया गया? तो ये किया गया 1976 में। और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हर वर्ष कब से कब तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। तो दोस्तों, इस तरीके से जो हमारा पहला चैप्टर था उसको हमने देखा, कंप्लीट किया। और अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है जो हमारे राष्ट्रीय वन नीति वाला है, तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। आप जाके @Prakash से जाके जुड़ सकते हैं। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए और आगे अन्य लेक्चर्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी आप अगला वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करिए। धन्यवाद।